नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित होंगे, पर्याप्त मात्रा में ध्यान रख रहे होंगे और घर पे बैठे सोलर एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो इसके पहले कि मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँ एसी पावर और डीसी पावर की, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ कि 1880 में ऑलमोस्ट 150 साल पहले दो साइंटिस्ट के बीच में करंट का वॉर चल रहा था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम थॉमस एडिसन था, जो कि डीसी करंट उन्होंने आविष्कार किया था और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट को प्रमोट करते थे। और जो दूसरे साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, जिन्होंने एसी करंट का आविष्कार किया था और वो एसी करंट को प्रमोट करते थे। तो जब पहली बार विश्व में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग चालू हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो डीसी करंट के रूप में था। परंतु इन दोनों साइंटिस्ट के बीच में जब वार हुआ तो फाइनली जीत उस समय निकोला टेस्ला की हुई और उसके बाद से दुनिया में धीरे धीरे एसी सिस्टम्स आना चालू हो गए और पिछले ऑलमोस्ट 100-125 साल से हम सब लोग एसी सिस्टम का ही उपयोग कर रहे हैं। परंतु ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास वापस रिपीट होता है। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि धीरे धीरे फिर से डीसी का उपयोग बढ़ता जा रहा है और खास करके एसी और डीसी करंट के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें एसी पावर की जीत हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय पावर को जनरेट करना और सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक ट्रांसमिट करना, जैसे आज भी हम करते हैं, तो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें एसी पावर ज़्यादा सूटेबल होता है। परंतु आज जब हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं कि अपना सोलर पावर अपने छतों पे जनरेट करेंगे और खुद का उपयोग करेंगे, तो जब खुद जनरेट करके उपयोग कर रहे हैं तो फिर उसको ट्रांसमिशन का सवाल ही नहीं उठता। और जब ट्रांसमिशन का सवाल नहीं उठता तो एसी पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हम डीसी पावर ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कम डेंजरस होता है जो पावर हम यूज़ करते हैं उसके लिए। हमारे कुछ अप्लायंसेस होते हैं वो डीसी बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपका मोबाइल है जो उसमें बैटरी होता है तो बैटरी डीसी बेस्ड होती है। तो आप क्या करते हैं, आपका जो एसी पावर होता है उसमें जो एक बॉक्स होता है आपके चार्जर के साथ में, मोबाइल चार्जर के साथ में, लैपटॉप चार्जर के साथ में, वो बॉक्स क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। सिमिलरली यदि आपके घर में एलईडी है तो एलईडी भी डीसी बेस्ड अप्लायंस है। तो आप क्या करते हैं, एलईडी के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो आपको नहीं दिखता है, वो क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो मान लो आपका सोलर बेस्ड सिस्टम है घर पे और एसी बेस्ड सिस्टम है, तो देखिए क्या क्या हो रहा है। आप सोलर पैनल से डीसी ले रहे हैं, बैटरी से डीसी ले रहे हैं, फिर इसको इन्वर्टर में कन्वर्ट करके आप एसी बदल रहे हैं, फिर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी में वापस एसी को डीसी में बदल रहे हैं, या फिर उसी पावर से आप एलईडी चला रहे हैं तो उसको वापस एसी से फिर से डीसी में बदल रहे हैं। तो काफ़ी एसी डीसी डीसी एसी करके ओवरऑल बिजली का काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए मैंने कहा था कि समय बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है, हमें वापस से यदि हम सोलर एनर्जी को उपयोग कर रहे हैं तो हमें डीसी की तरफ जाना चाहिए। यदि मेरा सब डीसी है, पैनल डीसी है, बैटरी डीसी है, मेरे सारे अप्लायंस भी डीसी हो जाए, तो मुझे ये एसी में कन्वर्शन और एसी से डीसी, डीसी से एसी ये नहीं करना पड़ेगा और सोलर सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। जो दूसरा टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो डीसी बेस्ड होता है। उसमें इनपुट भी डीसी होता है, आउटपुट भी डीसी होता है। तो ये इसको हम चार्ज कंट्रोलर कहते हैं और कई तरह के इसके नाम भी हैं। तो ये क्या करेगा, सोलर पैनल से डीसी पावर लेगा, बैटरी से डीसी पावर लेगा और आपको जो आउटपुट है वो भी डीसी देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डीसी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर जब यूज़ करते हैं जब हमारे अप्लायंस भी डीसी हो। तो आजकल कई सारे अप्लायंस, सभी तरह के अप्लायंस जो हमें घर रिक्वायरमेंट होती है वो सभी डीसी में भी अवेलेबल होते हैं। तो एक मार्केट में जब हम लेने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डीसी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर कैसे सिलेक्शन होता है, वैसे ही होता है। इनपुट में आपको कितना वोल्टेज और करंट है, फॉर एग्जांपल यदि आपका सोलर सिस्टम 24 वोल्ट का है, 30 वोल्ट का है, 48 वोल्ट का है, तो उतना इनपुट वोल्टेज ले सके ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोलर आपको ढूंढना चाहिए। वैसे आपका आउटपुट में कितना वोल्टेज करंट है, तो आपके जो अप्लायंस है उनके हिसाब से अलग अलग अप्लायंस अलग अलग वोल्टेज करंट रेटिंग पे चलते हैं, तो उसके हिसाब से उसका आउटपुट होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो मार्केट में चार्ज कंट्रोलर लेने जा रहे हैं तो उसके जो इनपुट वोल्टेज और करंट
और जो उसका आउटपुट वोल्टेज और करंट वो उतना मैच होना चाहिए। और हमें पता है कि जब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है पावर। तो जो अप्लायंस जो आप रन करने वाले हो डीसी में, उन सब की पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो ये चार्ज कंट्रोलर फुलफिल करना चाहिए। तो आप पावर कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि, और ये देख लीजिए उतना पावर ये आपका चार्ज कंट्रोलर दे पाता है कि नहीं। ये जो चार्ज कंट्रोलर होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है इन्वर्टर से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इधर का उधर कन्वर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए जो चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी करीब 85 to 95% होती है। इसका मतलब ये अपने आप में कम बिजली खाता है, कम बिजली का उपयोग करता है। और चूंकि ज़्यादा कुछ अंदर नहीं हो रहा, इसलिए इसकी जो कीमत होती है पर यूनिट वॉट यदि हम देखें तो इसकी कीमत जो इन्वर्टर की कीमत से काफ़ी कम भी होती है। तो आपको 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये प्रति वाट के हिसाब से ये चार्ज कंट्रोलर है मार्केट में मिल जाएगा। कभी कभी अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। कुछ चार्ज कंट्रोलर में मैक्सिमम पैनल से मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करना है, वो फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसकी जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो ज़रूर करते रहिए ताकि आप इसके बारे में और ज़्यादा सीख सकें और आपके अंदर उतर सकें। अगली बार जब मैं आपको आऊँगा तो आपको सिखाऊंगा कि जो अप्लायंस होते हैं घर में वो डीसी और एसी अप्लायंस होते हैं, उनमें क्या क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो आप ज़रूर ट्यून रहिए, सेफ रहिए। और यदि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिस मिलता रहे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, इसका उपयोग कर सकें।